नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है भारत में क्षेत्र आधारित आंदोलन। अभी भारत में एक राज्य बना था और उसका नाम है तेलंगाना, और एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। मेनली दो भागों में वर्गीकृत हो गया है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। उससे पहले हम झारखंड की चर्चा करें, छत्तीसगढ़ की चर्चा करें, या फिर हम उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हटा था उसकी हम चर्चा करें। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है। तो ये राज्य क्यों बने, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? भाई, भारत एक भी तो रह सकता था, या गिने चुने जितने भी राज्य थे वो भी तो रह सकते थे। ऐसी क्या आवश्यकता है, तो उन तमाम बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो ये क्षेत्रवाद की अवधारणा है ना, ये किस तरीके से पनपती है, कौन कौन से कारक हैं जो इसको पुनर्बलन प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, चाहे मैं नेगेटिव की बात करूं चाहे मैं पॉजिटिव की बात करूं। अगर सकारात्मक प्रभाव है तो उनको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, सकारात्मक तो भले ही पड़ते रहें, लेकिन क्षेत्रवाद की वजह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उनको कम कैसे किया जाए। ठीक है। और क्षेत्रवाद के प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी प्रकृति क्या है, और भारत में प्रमुख घटनाएं क्षेत्रवाद को लेकर कौन कौन सी हुई है, जिसमें हम कंसेप्चुअल और फैक्चुअल तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और भारत में टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने उनको शामिल कर दिया है। यकीन मानना, क्लास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, खासकर आज की जो क्लास है। और आज की क्या, मेरी जितनी भी तमाम क्लासेज आती हैं उसमें जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऑथेंटिक स्रोत से कलेक्ट किया जाता है, केवल एक सोर्सेज से नहीं, बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। और ये बात भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस सिमिलर टू यूपीएस से, जो आईएएस का सिलेबस है ना, ये सारे टॉपिक उसी के सिलेबस के हैं। तो अभी आप ऐसा समझिए, इस तरीके की फीलिंग लाइए कि आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद में मैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूं। ईश्वर ने चाहा तो वो ऑफलाइन भी हो सकती है ना। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलो आ जाओ, मुद्दे पर आ जाओ। देखो, पहली बात तो ये है कि क्षेत्रवाद क्या होता है ना। क्षेत्रवाद बेसिकली एक ऐसी अवधारणा है जो एक विशिष्ट पहचान रखती है। अब वो पहचान एक संस्कृति के आधार पर भी हो सकती है, वो एक पहचान धर्म के आधार पर भी हो सकती है, वो एक पहचान भाषा के आधार पर भी हो सकती है, वो एक पहचान अर्थव्यवस्था के आधार पर भी हो सकती है, वह एक पहचान जोग्राफिकल स्टेटस के आधार पर भी हो सकती है, भौगोलिक परिस्थिति जन्य भी हो सकती है पहचान। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक विशेष संस्कृति की चर्चा करें, और विशेष संस्कृति में हम पंजाब को ही ले लेते हैं। ठीक है। अब भाई साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब में सिख धर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा है। यूँ कह सकते हैं कि टोटली पंजाब का जो क्षेत्र है उसमें सिख धर्म की बहुतायत पाई जाती है। तो वो एक अलग अपनी पहचान रखते हैं, अपनी एक क्षेत्रीय विशेषता को वो व्यक्त करते हैं। जैसे हम खालिस्तानी मूवमेंट की चर्चा करते हैं तो बार बार इस तरीके की मांग उठाई जाती है कि ये लोग कहते हैं कि जब हमारी बोली भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, हमारी संस्कृति धर्म अलग है, क्यों ना हमारा एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया जाए, एक अलग राज्य बना दिया जाए जहां पर हमारी खुद की सरकार हो। ठीक है। और खुद का संविधान हो, हम हमारे नियम अपने अनुसार बना सकते हैं। तो वो भी क्या हो जाती है, क्षेत्रीय अवधारणा। जैसे हम यहाँ पर दक्षिणी राज्यों की चर्चा करते हैं और भाषा के आधार पर दक्षिण के राज्यों का गठन किया गया, जिसमें हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हैं, जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। अब ध्यान रखना, जो दक्षिण है ना, दक्षिण के राज्यों की भाषाएं हमारे यहाँ उत्तरी भारत के राज्यों से अलग है। ठीक है। तो भाषा के आधार पर भी एक क्षेत्रवाद की धारणा आ सकती है। मतलब क्षेत्रवाद एक ऐसा एरिया होता है
जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और जिसकी अपनी एक क्या होती है, पहचान होती है। जब उस पहचान को लेकर लोग मूवमेंट करते हैं, उस पहचान को लेकर लोग आवाज उठाते हैं, उस पहचान को लेकर सारे लोग संगठित होते हैं, वह पहचान एक विचारधारा में तब्दील हो जाती है। कुछ उनकी अपनी एक मांगे होती हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए दबाव गुट बनते हैं, राजनीतिक गुट बनते हैं, सरकार पर दबाव दिया जाता है, बार बार प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, उसे हम क्षेत्रवाद की घटना के अंतर्गत रखते हैं। आ गया मुद्दा समझ में। अब पहली बात तो यह है कि क्षेत्रवाद के जो कारण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। देखो भाई, पहला तो कारण यह होता है भौगोलिक कारक। ठीक है, मुझे पता है एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, शायद अखिलेश यादव ने दिया, और अखिलेश यादव जी का जो अभी पहले भूतपूर्व सीएम थे यूपी के, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के इस टाइम चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि अगर बिहार के मजदूर ना होना तो पंजाब के लोग भूखे मर जाए। तो उनके कहने का कारण ये था कि पंजाब में जितनी भी खेतीबाड़ी होती है, जितनी भी कृषि उद्यानिक कार्य होते हैं, ज्यादातर मजदूर कहां से आते हैं, बिहार से आते हैं, वो भी अफोर्डेबल आते हैं। अब भाई ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि बिहार का आदमी पंजाब में काम करने के लिए आ रहा है। और मोस्टली अगर हम बिहार जैसे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों की चर्चा करें तो आज भी ये पिछड़े हुए हैं दूसरे राज्यों से, तुलनात्मक दृष्टिकोण में देखें तो ये भौगोलिक कारक भी एक पिछड़ापन का हो सकता है। जैसे मुझे ले लीजिए, मैं राजस्थान की चर्चा करता हूं, हमारे राजस्थान को 4 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्तर सबसे टॉप में, अगर टॉप की मैं चर्चा करता हूं राजस्थान की, तो गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। ठीक है, सबसे टॉप में गंगानगर आ गया उत्तर में। अगर मैं दक्षिण की चर्चा करता हूं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर आ गया। दक्षिण में क्या आ गया, बांसवाड़ा, है ना, बौरकुंडा, बांसवाड़ा। ध्यान रखना, राजस्थान का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी गांव है, वो तो है कोणा गांव, गंगानगर। और सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है ना, वो है बोरकुंडा, बांसवाड़ा। और जो सबसे पूर्वी गांव है वो है सिलाना, धौलपुर। ठीक है, सबसे जो पूर्वी गांव है वो कौन सा है, सिलाना, धौलपुर, है ना। और सबसे जो पश्चिमी गांव है वो कौन सा है, समगांव, जैसलमेर, है ना। ठीक है, अब हो सकता है कि ये नए डिस्ट्रिक्ट वगैरह बने हो तो कुछ चेंज हो गया हो। अब जैसे मैं इन 4 क्षेत्रों की चर्चा करता हूं तो गंगानगर में पूरी तरीके से पानी की कोई कमी नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ में जो पंजाब के टच में है, खूब भर भर के पानी है। ठीक है, वहीं बोरकुंडा, बांसवाड़ा की चर्चा करता हूं तो सबसे आर्द्र क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बारिश है जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में होती है, वहां भी पानी की कमी नहीं है। अगर मैं हमारे पूर्वी राजस्थान की चर्चा करता हूं, जिसमें मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट आता है अलवर का, तो पूर्वी राजस्थान के अगर हम कुछ एक जिलों को छोड़ दें, जैसे हम भरतपुर को छोड़ देते हैं, अलवर का कुछ हिस्से को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या और भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उनको छोड़ दें तो यहां पर भी ज्यादातर सूखा ही रहता है। और पश्चिमी राजस्थान में तो वैसे भी सूखा है। अगर नहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो, अभी तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में नहरी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इंदिरा गांधी नहर ने लगभग पूरे पश्चिमी राजस्थान को कवर कर दिया है। फिर भी हम यूं मान सकते हैं कि जो एक्चुअल में रेगिस्तान है ना, एक्चुअल में जो राजस्थान को रेगिस्तान माना जाता है, वो पश्चिम का क्षेत्र है। तो भाई ये तो पता है ना, वहां के लोग खूब सारे मेहनती हैं, वहां के लोग काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आखिर में पानी नहीं है, आखिर में जलवायु नहीं है। अब जब पानी नहीं होगा, जलवायु उनके अनुकूल नहीं होगी, तो कैसे पैदावार हो सकती है, संभव ही नहीं है। और एक हम भारत के एक, चलो हम राजस्थान की छोड़ें, भारत के संदर्भ में बात करें, पंजाब देखो, पांच बड़ी पांच बड़ी बड़ी नदियों का समूह है पंजाब। ठीक है ना, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। तो भाई वहां की जलवायु भी उनके अनुकूल है, पानी भी पहाड़ी पानी है जिसमें खूब पैदावार होती है। तो पंजाब के किसान तो आगे जाएंगे। एक ऐसा एरिया है जो पिछड़ा हुआ है। तो ये जो भौगोलिक कारक है ना, ये भी क्षेत्रवादी आंदोलन के उदय के कारण बनते हैं। जैसे हमारे जो
ये भाखड़ा नांगल बांध है पंजाब में, और वहां से इंदिरा गांधी नहर आ रही है। वो तो भला हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिन्होंने, नेहरू जी, इंदिरा जी और कांग्रेस सरकार का, कि जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर को यहां पर लेकर आए। तो ये विवाद का मुद्दा था। जैसे हमारे राजस्थान में एक परियोजना अटकी हुई है, जिसे हम ईआरसीपी बोलते हैं, ईआरसीपी, है ना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये ईआरसीपी है ना, ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को कवर करेगी, लगभग 13 जिलों को कवर करेगी। अब ये ध्यान रखना, ये जो 13 जिलों में पानी आएगा ना, ये किसका पानी आएगा? चंबल का पानी आएगा, है ना। चंबल कहां से उद्गम होता है चंबल का, बता। ये राजस्थान जीके में नहीं पड़ा? मध्य प्रदेश के जाना पाओ की पहाड़ियों से चंबल का क्या होता है? उद्गम होता है, जिसे हम चरणावती या चरमावती के नाम से भी जानते हैं। अब पता है ये पानी किसका है? मध्य प्रदेश का। उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है, और एरिया किसका कवर कर रही है? राजस्थान का। तो यहां पर परमिशन किसकी जरूरी है? मध्य प्रदेश की जरूरी है। अब ध्यान रखना, पहले क्या था, यह समस्या थी कि भाई इधर हमारे कांग्रेस थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार थी शिवराज चौहान की। अब ऐसा हुआ कि यहां पर भी बीजेपी हो गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी हो गई, फिर भी इस मामले को अटका दिए। विवाद का मुद्दा हो गया ना। तो यहां पर ये जो भौगोलिक कारक है ना, ये भौगोलिक कारक भी क्या होते हैं? क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो यहां पर जो पहला कारण है ना, वो क्या हो जाता है? भौगोलिक कारक हो जाता है। दूसरा साथियों, जो क्षेत्रीय आंदोलन या क्षेत्रवाद का कारण है ना, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है ना। जैसे हम इतिहास में परंपराएं आ जाएंगी। अब धरती दोहरारी, ये हमारे राजस्थान है ना, राजस्थान की धरती को वीरों की धरती कहा गया है। इसका नाम ही राजस्थान इसलिए पड़ा क्योंकि यहां राजाओं का स्थान था। एक बहुत बड़े इंग्लिश इतिहासकार थे, क्या नाम था? कर्नल जेम्स टॉड। एनाल एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान करके उनकी एक बुक है, जिसमें इनको राजस्थान या रेगिस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो परंपराओं के आधार पर भी क्षेत्रवाद, जब परंपराएं आपस में टकराती है, जैसे हम वही पंजाब की चर्चा कर लेते हैं ना, तो पंजाब के लोगों की परंपराएं दूसरे स्टेट से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम साउथ इंडिया की चर्चा करते हैं, साउथ इंडिया के कस्टम, रिचुअल्स, वैल्यूज, पैटर्न्स वगैरह वो हम सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो जाता है? क्षेत्रवाद का कारण बन जाता है। ठीक है, उन लोगों के सिंबल्स अलग है। अब यहां पर प्रतीक का मतलब होता है सिंबल्स, है ना। सिंबल्स का मतलब पहनावा अलग है, वो कम्युनिकेशन अलग है। ठीक है ना, उन लोगों की विचारधाराएं अलग है, तो क्षेत्रवाद का कारण बनेगा। जिसके बाद में यहां पर तीसरे नंबर पर आता है जाति और धर्म। ध्यान रखना, जैसे हम साउथ की चर्चा करें, केरला वगैरह की, तो क्रिश्चियन धर्म का इस टाइम बहुत ज्यादा बोलबाला है। जो ईसाई मिशनरी लोग हैं ना, वो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ के जो द्रविड़ दलित लोग हैं, दबे कुचले शोषित हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये द्रविड़ मूवमेंट क्यों आया था। द्रविड़ मूवमेंट का कारण यही था कि ब्राह्मणवाद है ना, जो उनका शोषण करता था, हिंदू धर्म शोषण करता था, तो वो इसलिए दूसरे धर्म की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये भी एक क्षेत्रवाद का कारण बनता है, धार्मिक संघर्ष बोलते हैं। आर्थिक कारकों की हम चर्चा करें, अब आर्थिक कारकों में भी, जैसे हम झारखंड की चर्चा करें, खनिज खूब सारे हैं। ठीक है ना, और ऐसे हम स्टेट की चर्चा करें जहां पर खूब सारे खनिज है। अब भाई जहां पे खनिज होंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तो वो लोग तो दूसरे से आगे बढ़ेंगे। उन लोगों की विचारधारा तो बिल्कुल अलग ही है ना। तो ये भी एक कारण बनता है। और कई बार क्या होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ के लिए कई बार पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम डीएमके की चर्चा करें, है ना, डीएमके पार्टी जो साउथ में है, तो डीएमके पार्टी हो गई, या पंजाब में हम एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम अकाली दल के नाम से जानते हैं। तो ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी क्या करते हैं? इस तरीके की अवधारणाओं को जन्म देते हैं। आ गया? तो क्षेत्रवाद क्या होता है, यह आपके समझ में आ गया। क्षेत्रवाद के कारण क्या है, यह आपके समझ में आ गए। अब देखो साहब, भारत में क्षेत्रवाद क्यों पनपा, है ना, मतलब इस जो क्षेत्रवाद है, इसका इतिहास क्या है? तो इसका तो पहला तो है औपनिवेशिक युग।
आपको पता होना चाहिए कि लगभग 150-200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और कई स्टेट ऐसे थे जिन पर उनकी विशेष कृपा थी। जैसे हम अजमेर की चर्चा करते हैं। इनका जो सेंट्रल था ना अजमेर भी अपने आप में एक अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था एक तरीके से। विशेष प्रभाव था अंग्रेजों का। जहां उनके व्यापारिक क्षेत्र थे ना, जैसे हम गोवा की चर्चा करें, ठीक है ना? ऐसे क्षेत्र जो उनको अच्छे लगे, ऐसे क्षेत्र जहां से वो कच्चा माल बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो उन क्षेत्रों पर उनकी विशेष कृपा थी। अब उन क्षेत्रों पर विशेष या फिर ऐसा मान सकते हैं जैसे हम किसी रियासत की चर्चा करें, है ना? किसी रियासतों की चर्चा करें, अब किसी राजा ने या किसी शाहूकार ने या किसी जागीरदार या जमींदार ने अंग्रेजों से संधि करी और अंग्रेजों की चापलूसी की, तो अंग्रेजों का विशेष प्रभाव था उसके ऊपर, ठीक है? विशेष प्रभाव था तो वह डेवलपमेंट करवाया। तो ये एक कारण था औपनिवेशिक युग में कि अंग्रेजों ने एक क्षेत्र को तो विशेष पहचान दे दी, एक क्षेत्र को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो पहला तो औपनिवेशिक कारण हो सकता है। दूसरा स्वतंत्रता संग्राम। अब अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करें, नेशनल मूवमेंट की चर्चा करें, तो विशेष क्षेत्र जैसे हम नशीराबाद छावनी की चर्चा करते हैं तो एक क्षेत्रवाद पनपा। नसीराबाद के बाद में अगर हम मेरठ छावनी की चर्चा करते हैं तो क्षेत्रवाद पनपा। एरनपुर की छावनी की चर्चा करते हैं तो क्षेत्रवाद पनपा, ठीक है ना? तो जहां अच्छे मूवमेंट चले, जहां पर अच्छे क्रांतिकारी निकले, तो उनको एक आइडल तरीके से देखा गया। और कई लोग ऐसे थे, है ना, कई रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देना पसंद किया। मैं नाम नहीं लूंगा, एक तो राजघराना है अभी, उस राजघराने से एक बहुत रसूखदार व्यक्ति, तो उन पर बहुत वो आरोप लगता है। चलो बोल ही देता हूं, सिंधिया राजघराना, ठीक है? अब सिंधिया राजघराने के ऊपर ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनको मरवाने में सिंधिया राजघराने का आरोप था। ये ऐसा बताया जाता है क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस वजह से भी क्षेत्रवाद पनप गया। जिसके बाद में हम स्वतंत्रता के बाद की चर्चा करें, राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर 1956, ठीक है? ध्यान रखना, यहां पर भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था ना, वो आंध्र प्रदेश बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956। तो इस वजह से भी क्षेत्रवाद पनपा। जैसे 1972 में मेघालय बन गया, मेघालय राज्य बनाया था, तो उसका जो बेस था वो भी लैंग्वेज थी। फिर मेघालय बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, 1987 में मिजोरम बना दिया गया, ठीक है? कईयों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, कईयों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस वजह से भी क्षेत्रवाद पनपा। फिर 1990 के हम वैश्वीकरण या हरित क्रांति की चर्चा करते हैं, है ना? नॉर्मल टी बोरलॉग, ठीक है, और मिस्टर स्वामीनाथन, इनके प्रयासों से हरित क्रांति का कंसेप्ट तो बोरलॉग का है। भारत में हरित क्रांति को फलीभूत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो मिस्टर स्वामीनाथन को दिया जाता है, ठीक है? अब कई हरित क्रांति, कई स्टेट ऐसे थे जिन्होंने हरित क्रांति का भरपूर लाभ उठाया। जैसे हम पंजाब के किसानों की चर्चा करते हैं, ठीक, पंजाब हरियाणा के किसानों की चर्चा करते हैं, हरित क्रांति का खूब भरपूर फायदा उठाया। अब हरित क्रांति का फायदा उठाया तो वो ऑटोमेटिक भाई उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई ना। तो वैश्वीकरण और हरित क्रांति ने भी असमानताएं बढ़ाई हैं देश में। तो ये कारण मान सकते हैं हम। पहला औपनिवेशिक कारण मान सकते हैं, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम मान सकते हैं, राज्यों का गठन मान सकते हैं, और वैश्वीकरण और हरित क्रांति मान सकते हैं। अब ध्यान रखना, आंदोलनों की हम प्रकृति चर्चा करें, अर्थ पढ़ चुके, ठीक है ना? आंदोलनों के क्या कारण है वो हम पढ़ चुके। अब हम इसकी प्रकृति की चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, क्षेत्रीय आंदोलनों की जो पहली प्रकृति होती है ना, उसे हम विद्रोहवाद कहते हैं। अब विद्रोहवाद यूं कहता है कि हमें तो किसी राज्य से या किसी देश से बिल्कुल अलग होना है, हमें नहीं रहना है इसमें। विद्रोह ये कहता है कि हमें बिल्कुल अलग होना है। जैसे ध्यान रखना, एक समिति बनी हुई है नागालैंड में, और उस समिति को बोलते हैं, या एक दल बोल सकते हैं, NSCL, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट
काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये यूं कहता है कि हमें नागालैंड से बिल्कुल अलग कर दीजिए, नागालैंड में हमें रहना ही नहीं है। मेनली जो NSCL है ना, ये ईसाई आतंकी गुट है जो वहां के भोले भाले आदिवासियों को क्या बनाता है, ईसाई बनाता है, भड़काता है ये कि तुम ऐसे करो, बिल्कुल अलग हो जाओ। तो जब इस तरीके के मूवमेंट चलते हैं उसे हम कहते हैं विद्रोहवाद। जैसे हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करें, जे एंड के की चर्चा करें, तो जम्मू कश्मीर में कई अलगाववादी है ना, और कई ऐसे समूह हैं जो भाई साहब भारत में रहना ही नहीं चाहते। वो दुष्ट ऐसे हैं कि पाकिस्तान का साथ देते हैं, वो कहते हैं कि हमें भारत में बिल्कुल रहना ही नहीं। जब इस तरीके की मांग होती है ना, तो हम उस मांग को कहते हैं विद्रोहवाद। विद्रोहवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें किसी देश या राज्य से बिल्कुल अलग होने की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्या हो गया, विद्रोहवाद हो गया, इग्नू की किताब के हैं ये नोट्स है ना। दूसरा होता है अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद का मतलब होता है कि किसी देश या राज्य के भीतर, यहां पर देश आएगा है ना, अलगाववाद का मतलब होता है कि किसी देश के भीतर अलग राज्य की मांग करना। ये विद्रोहवाद तो होता है कि हमें देश में रहना ही नहीं है, हमें देश या राज्य में रहना ही नहीं है, लेकिन अलगाववाद यूं कहता है कि हमें यहीं रहना है। जैसे हम एक आंदोलन की चर्चा करें उत्तराखंड की, और समय होता है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, जिसे हम उत्तरांचल के नाम से जानते हैं। अब एरिया बहुत बड़ा था, वो यूपी तो वैसे भी बहुत बड़ा है, अब उस जमाने में सोचो कितना बड़ा होगा, है ना। तो इनके ट्रांसपोर्ट सेवाएं, ये सारी चीजें बहुत इनको दिक्कत आ रही थी, क्यों ना हमें अलग कर दिया जाए, राजधानी अलग बना दो, हमारा सारा विभाग अलग बना दो, हमारा मंत्रालय है ना, स्टेट मंत्रालय, वो सब कुछ अलग हो जाएंगे, तो सहूलियत हो जाएगी। तो इस प्रकार का जब कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट से अलग होता है ना, तो हम उसे कहते हैं अलगाववाद, मतलब सेपरेट कर दें। ठीक है, उसी तरीके से हम झारखंड की चर्चा करें। अब भाई साहब झारखंड है ना, दो 2 अगस्त 2000 को ध्यान रखना, ये बिहार से अलग हुआ था झारखंड, है ना। और 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, ये संसद में पारित हुआ था बिहार पुनर्गठन विधेयक 2 अगस्त 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को 18 जिले अलग करके झारखंड बना दिया गया। ठीक है, 28वां राज्य बना था झारखंड, ये भी एक क्षेत्रीय आंदोलन था। फिर जिसके बाद में छत्तीसगढ़ की चर्चा करें, तो 1 नवंबर 2000 को ये भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और ध्यान रखना, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है ना, किसी जमाने में उस क्षेत्र में 36 गढ़ हुआ करते थे, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। एक दिन वो एक पंजाबी गायक है ना जो पहले नशा करते थे, क्या नाम, हनी सिंह, एयरपोर्ट पर कोई सेल्फी लेना चाह रहा था, पूछा कहाँ के, छत्तीसगढ़ से, तो वो कह रहे थे सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि किसी जमाने में उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़। तो जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना 2000 में, 26वां राज्य बनना, बिहार से झारखंड अलग होना 2000 में, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में 28वां राज्य बनना, या फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बनना, ठीक है। इस प्रकार के अलग हुए, इन्हें हम क्या कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं। फिर जिसके बाद में चाहे हम तेलंगाना की चर्चा करें, है ना, ये 28वां राज्य है, 29वां राज्य नहीं है तेलंगाना, ठीक है। और ये जो है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये भी क्या माना जाता है, अलगाववाद माना जाता है। उसी तरीके से फुल स्टेट हुड की डिमांड। अब आपने एक बात सोची होगी, खैर हालांकि केजरीवाल जी तो अभी गए, अभी दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बेसिकली 3 बार मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, 3 बार शपथ ली थी, और इस बार बीजेपी बनी है, और बीजेपी की फीमेल सीएम बना दी है दिल्ली में। तो केजरीवाल बार बार ये डिमांड करता था कि एलजी, है ना, एलजी उपराज्यपाल बोलते हैं,
दिल्ली में कि एलजी हमारे काम को नहीं करने देता। एलजी क्या करता है, बार बार फाइलों को अटका देता है। हमारे यहाँ के अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक कांस्टेबल हमारी नहीं मानता, क्योंकि वहां के जो पुलिस है ना, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के जो पुलिस होते हैं, जो होम मिनिस्ट्री में आते हैं, गृह मंत्रालय में आते हैं, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, तो एक पुलिस वाला भी केजरीवाल को आंखें दिखा देता। योजनाएं नहीं मिलती, विभाग ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते, तो ये लोग पूर्ण राज की मांग करने लगे। एक तो होता है विशेष राज, जो विशेष दर्जा दिया जाता है, विशेष मदद का प्रस्ताव दिया जाता है ना। जैसे अभी जो हमारे बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार को समर्थन दिया है मिस्टर नीतीश कुमार ने, जो बिहार के हैं, और एक चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। तो इनके यही मुद्दा था कि हमारे बिहार को, और वो चंद्रबाबू नायडू ने मुद्दा उठाया है कि हमारे स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि विशेष मदद दी जाए, ज्यादा मदद दी जाए, है ना। और एक होता है पूर्ण राज्य की पूरी तरीके से स्टेट बना दो, जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, वैसे हम दूसरे राज्यों की तरह काम करेंगे। जैसे दिल्ली की चर्चा करें, लद्दाख की चर्चा करें, हालांकि लद्दाख ज्यादा डिमांड नहीं करता है, बीजेपी का फेवर करता है, लेकिन ये केजरीवाल बार बार यही करता था। अब घोषणाएं तो कर दी केजरीवाल ने, पहले मैं भी पसंद करता था केजरीवाल को, लेकिन मेरे भी मन में थोड़ी बहुत इज्जत कम हो गई केजरीवाल की, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं है बीजेपी की बड़ी है या कांग्रेस की बड़ी है, लेकिन केजरीवाल की कम जरूर हो गई। तो इस तरीके से जो मांग करते हैं उसे हम पूर्ण राज की मांग कहते हैं, ठीक है। मतलब केंद्रीय सरकार से मुक्त करके स्पेशल स्टेट बना दो, है ना। और फिर जिसके बाद में जैसे कोई भी प्रस्ताव लाना हो, अब जब तक पूर्ण राज का दर्जा मिल जाएगा ना, तो वो खुद मुख्यमंत्री ला सकता है विधानसभा में बहुमत पारित करके, लेकिन दिल्ली में नहीं ला सकता। दिल्ली में केंद्र सरकार चाहेगी तभी आएगा। तो इस तरीके का भी विद्रोह किया जाता है। और फिर जिसके बाद में एक होता है कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, है ना, स्वायत्ता की मांग, ठीक है। अब ये जो स्वायत्ता की मांग है ना, ये राज्य के भीतर ही कुछ समूह होते हैं, जैसे पंजाब के अकाली दल है, हालांकि अब इनने पॉलिटिकल पार्टियों का रूप ले लिया है। जैसे तमिलनाडु में हम डीएमके की चर्चा करें, पंजाब के अकाली दल की चर्चा करें, ये अपने लिए खुद विशेष अधिकार मांगते हैं कि हमें विशेष अधिकार दिए जाए, ठीक है। तो विद्रोहवाद हो गया बिल्कुल अलग, अलगाववाद हो गया देश में ही अलग, फिर जिसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा और डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। अब देखो क्षेत्रवाद के प्रभाव क्या पड़ते हैं, हम इनके पॉजिटिव प्रभाव की चर्चा करें, सकारात्मक की। तो पहली बात तो संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण मिलता है। जैसे मान लो कोई संस्कृति के आधार पर अपने लिए मांग करता है, तो संस्कृति को दर्जा दिए, ठीक है हम आपकी संस्कृति का संरक्षण करेंगे, परंपराओं का संरक्षण करेंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधों का विकास होता है, राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठाती है ना, सरकार के द्वारा मदद की जाती है, अपने क्षेत्र की जितनी भी मांगे हैं उनको पूर्ण करवाया जाता है, विविधता भी आती है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि तनाव और संघर्ष पैदा होता है, जो अल्पसंख्यक है ना उनका बहिष्कार होता है, विभाजनकारी नीतियां, मतलब तोड़ने वाली शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये इसके डीमेरिट है, यानी नकारात्मक है। अब ध्यान रखना, नेगेटिविटी को कम करने के लिए पहला तो संवैधानिक उपाय कर सकते हैं, दूसरा कानूनी उपाय कर सकते हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन 1956, राष्ट्रीय एकता परिषद 1961, औद्योगिक नीति 1956, वित्त आयोग अपनी बराबर समान रूप से पॉलिसियों का वितरण करके इस तरीके की नेगेटिविटी को कम कर सकता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में आंदोलनों के प्रकार, ध्यान रखना, पहले हमने प्रकृति पढ़ी, अलगाववाद, विद्रोहवाद, है ना, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर स्टेटहुड है। अब हम आंदोलनों के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है इकबाल नारायण। ये किताब जब आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNU की किताब पढ़ोगे, तो ये साफ लिख रखा है कि नारायण इकबाल ने 3 तरीके के आंदोलन बताए हैं। पहला जो आंदोलन बताया है उसे हम सुपर स्टेट क्षेत्रवाद के नाम से जानते हैं, दूसरा बताया है उसे हम इंटर स्टेट के नाम से जानते हैं, तीसरा बताया है उसे हम इंट्रा स्टेट। सुपर स्टेट मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है सुपर स्टेट, फिर जिसके बाद में इंटर स्टेट, है ना, और जिसके बाद में इंट्रा स्टेट, ठीक है। ये 3 बताए नारायण इकबाल ने। ध्यान रखना, सुपर स्टेट क्या होता है, जब बहुत सारे राज्य मिलकर
जब बहुत सारे राज्य मिलकर बहुत सारे राज्यों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, दैट इज सुपर स्टेट। जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की चर्चा करें, एक तो उत्तरी भारत के राज्य और एक दक्षिण भारत के राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, और उत्तरी भारत के हमारे पंजाब, जम्मू कश्मीर, और जिसके बाद में हरियाणा और हिमाचल वगैरह। जब ये आपस में टकराते हैं ना, बहुत सारे राज्यों से टकराते हैं, दैट इज सुपर स्टेट। जैसे हम भाषा के आधार पर आंदोलनों की चर्चा करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए, थोड़े दिन पहले यूपीएससी में एक मूवमेंट चला था यूपीएससी की पॉलिसीज को लेकर, जब इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में इंग्लिश भाषा को ऐड कर दिया था, या इंग्लिश भाषा के वेटेज को बढ़ा दिया था। अभी भी मिस्टर विकास देवकीर्ति, जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं और चेयरपर्सन भी हैं, बार बार वो इस बात को उठाते हैं कि इंग्लिश के वेटेज को कम करो, क्योंकि जो ज्यादातर यूपीएससी में चयन होता है वो इंग्लिश वालों का होता है। शायद एक हम रवि शिया की चर्चा करें, जिनकी 20वीं रैंक आई थी, जो हमारे राजस्थान के गंगानगर से है। एक दूसरा, मतलब टॉप 20 या टॉप 50, टॉप 100 में तो बड़ी मुश्किल से रैंक आती है हिंदी वालों की। तो ये मुद्दा उठता है, अब भाई दक्षिण वाले खुश, लेकिन हिंदी भाषी राज्य वाले नाराज। तो जब इस तरीके का विद्रोह होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं सुपर स्टेट। ठीक है, तो पहला बताया है सुपर स्टेट, जिसके बाद में होता है इंटर स्टेट, दो राज्य, बहुत सारे राज्य सुपर स्टेट, और दो राज्य, जैसे हम नदी जल विवाद की चर्चा करें, अभी मैंने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया था, ईआरसीपी का मैंने मुद्दा उठाया, ईस्टर्न राजस्थान कैलान प्रोजेक्ट, ईआरसीपी। अब ये हमारा है ना मुद्दा, ये एक तो मध्य प्रदेश से, एक राजस्थान से, तो जब इन दोनों राज्यों का मुद्दा है ना, तो इस तरीके का मुद्दा कहलाएगा इंटर स्टेट। जैसे अभी हमारे राजस्थान और पंजाब में रावला और घरसाना गंगानगर के बहुत बड़े मूवमेंट हुए थे आज से 10-15 साल पहले, पंजाब से पानी को लेकर। पंजाब ने कहा कि हम पानी नहीं देंगे, हमारी तो पूर्ति नहीं होती है। इस तरीके के दो स्टेट का मुद्दा होता है ना, दैट इज इंटर स्टेट। जैसे इंटरकास्ट होती है, दो अलग अलग जातियों में विवाह, उसी तरीके से एक होता है इंट्रा, अपने ही राज्य में कोई समूह या संगठन जब विद्रोह करता है, दैट इज इंट्रा स्टेट। तो सुपर स्टेट, सुपरा स्टेट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ये तीन बताए हैं मिस्टर नारायण इकबाल ने। ठीक है, अब देखो साहब आगे बढ़ते हैं, और देखो आंदोलन होते हैं ना, तो आंदोलनों के प्रति राज्य की क्या प्रतिक्रिया रहती है। आंदोलन करने वाले तो कर लेंगे, लेकिन राज्य क्या करेगा। कई बार क्या होता है कि लोगों की पृथक्करणवादी प्रक्रिया होती है, लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल अलग कर दो, तो राज्य ऐसे समय में क्या करेगा कि उनके आंदोलन को दबा देगा, मतलब उनकी मांग को नहीं मांगेगा। अगर कोई पृथक्करण वाली मांग को लेकर आंदोलन करता है, तो राज्य उसको क्या करता है, दबा देता है। जैसे धार्मिक अंतर पर कुछ मांगे होती है, तो ध्यान रखना, धार्मिक आधार पर क्षेत्रीय मांगों को भी स्वीकार नहीं किया जाता। धर्म के आधार पर अगर कोई राज्य की मांग करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे भाषा की चर्चा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाषा के आधार पर किसी की मांग जायज है, तो उसको राज्य है ना जो स्वीकार कर लेता है। लेकिन पृथक्करण वाली मांग को बिल्कुल भी, अब जैसे कश्मीरियों कहेगा हमें पाकिस्तान में, वो कभी भी स्वीकार नहीं होगी। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन के ये 4 सिद्धांत हैं। भारत की एकता, सुरक्षा और संरक्षण के आधार पर, भाषाई और संस्कृति की एक रूपता के आधार पर, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार पर, राष्ट्रीय योजना के सफल क्रियान्वयन पर। अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना होगा ना, तो जिन 4 बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की एकता और सुरक्षा को किसी भी तरीके का खतरा ना पहुंचे, तब तो हम राज्य के पुनर्गठन का विचार कर सकते हैं। उसकी भाषा और सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए, वित्तीय और आर्थिक और प्रशासनिक सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकती है, तो पुनर्गठन किया जा सकता है। और नेशनल पॉलिसी जितनी भी आए, क्या यहां तक पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी अलग राज्य बनाने से, तो ये 4 प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाता है। और 5वीं या 6ठी अनुसूची की चर्चा करें, तो 5वीं और 6ठी अनुसूची है ना, ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए होती है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन लगाना, ठीक है ना, वहां पर योजनाएं संचालित करना। तो अगर मैं 6ठी अनुसूची की चर्चा करूं, तो 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में होती है, ध्यान रखना। 6ठी अनुसूची असम में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है और मेघालय में है। यह पूछा जा सकता है कि 6ठी अनुसूची इन 4 राज्यों में है,
और 5वीं अनुसूची है ना, इन 4 राज्यों को छोड़कर जितनी भी अनुसूचित क्षेत्र है उनमें 5वीं अनुसूची काम करती है। 6ठी अनुसूची तो इन 4 राज्यों में काम करती है, और इन 4 राज्यों के अलावा और जो ट्राइबल एरिया है उसमें 5वीं अनुसूची काम करेगी। ठीक है। और जैसे राज्य हो गए आपके, ये राज्य आंध्र प्रदेश हो गया, ये हो गए आपके टोटल 24 राज्य ये हो गए, इनकी राजधानी हो गई। जिसके बाद में 4 ये हो गए, यानी 28 राज्य और इनकी राजधानी हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, विजयपुरम है राजधानी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली की दमन, राष्ट्रीय दिल्ली की दिल्ली, जम्मू कश्मीर जो गर्मियों में श्रीनगर रहती है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ना वो गर्मियों में श्रीनगर रहती है और सर्दियों में जम्मू आ जाती है। जैसे हम लद्दाख की चर्चा करें तो लद्दाख की लेह है, लक्षद्वीप की कुआरती है और पांडुचेरी की पुडुचेरी। हमारे राजस्थान में भी है, गर्मियों में जो राज्यपाल का ऑफिस है ना वो माउंट आबू चला जाता है और सर्दियों में वापस यहां आ जाता है। ये लो साहब, आपकी लगभग 35 मिनट 36 मिनट की क्लास हो गई। ठीक है। जितने फैक्ट जितने कंसेप्ट मैं क्लास में शामिल कर सकता था उतने मैंने कर दिए, और इससे अलावा कुछ नहीं बचता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर जो बचेगा ना वो सब फालतू चीजें बचेगी। साथियों, क्लास भले ही 36 मिनट में कंप्लीट हो गई, लेकिन इस क्लास को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे का मुझे समय लगा है। कैसे फैक्ट तैयार करना, कैसे कंसेप्ट तैयार करना, है ना। बाकी अच्छे से पढ़ो, आप सफल हो जाओगे, यही मुझे चाहिए। बाकी और मुझे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये सत्य बात है कि गुरुजी का कोई बेनिफिट नहीं है भाई। आप नौकरी लग जाओगे, आप प्रोफेसर बन जाओगे, तनख्वाह मिलेगी, आपको मिलेगी, बस मुझे तो क्या थोड़ा सा एक भाव होता है शिक्षक का कि यार हमारे साथ वो पढ़ना, वो प्रोफेसर। आज भी मेरे पास फोन आते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाता था 2018 से, मैंने फर्स्ट पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया था। अभी कुछ दिनों में छोड़ रखा है फर्स्ट पेपर। तो तब के पढ़े हुए आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, बताते हैं कि सर आपके पास पढ़े थे फर्स्ट पेपर, आज हम डिग्री कॉलेज में बन गए। तो अच्छा लगता है ये सुन के, है ना। बस मेरा तो केवल इतना ही है। बाकी माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। ठीक है। थैंक यू।